हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और हर दिन की शुरुआत के साथ अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी साइंस टीचर अर्पिता पांडे और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं हमारे चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को, जो कि हमारा क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर होगा। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्लास 9 को पास आउट करके जब हम क्लास 10th में फर्स्ट पहुंचते हैं, तो बेसिकली ये हमारी साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। हमारे साइंस सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर है जिसका की नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ना सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो कि हमको ये चीज समझ में आती है कि ये बेसिकली हमारे डेली लाइफ में हम इन चीजों को फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। बट एक्चुअली में इनके पीछे का लॉजिक जानने के लिए हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैं आपके साथ ये बताना चाहती हूँ कि हम जब इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो उसके बाद हम किस किस क्रम में साइंस को डील करेंगे, यानी कि हमारे सब्जेक्ट को डील करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हमारा जो सेकेंड चैप्टर होने वाला है, जब हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे बेटा, तो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी हमारे सेकेंड चैप्टर लाइफ प्रोसेस को, यानी कि जैव प्रक्रम को। इस चैप्टर में बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन यानी कि हम ह्यूमन बींग्स में पोषण किस प्रकार से होता है। न्यूट्रिशन के बाद हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में रेस्पिरेशन प्रोसेस को। रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद में हम डिस्कस करेंगे यानी कि किस तरह से श्वसन होता है। श्वसन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें खत्म करने के बाद बेसिकली हम पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में परिवहन किस तरह से होता है, यानी कि जो हार्ट है वो किस तरह से ब्लड को पंप करता है, किस तरह से हमारे शरीर में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। हालांकि बेटा मैं अभी आपके साथ हर एक चैप्टर का ओवरव्यू डिस्कस करूंगी, क्योंकि इस ओवरव्यू को डिस्कस करने के बाद में जब भी मैं आपको साथ चैप्टर डिस्कस करूंगी तब हम डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी मेरी कोशिश ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको 1 to 13, बेसिकली हमारे 10th क्लास में 13 चैप्टर्स होने वाले हैं, तो हम इन 13 चैप्टर्स का एक बारी ओवरव्यू डिस्कशन देख लेते हैं। देन वन बाय वन हमारे एक चैप्टर को डील करेंगे। आज की क्लास में मैं आपके साथ सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर को डील करूंगी, ठीक है, जिसका कि नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जब हमारा सेकंड चैप्टर खत्म होता है तब हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन को, यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रेक्शन को। उसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे आपके साथ मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार को, यानी कि ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में बेसिकली बेटा मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी कि किस प्रकार से जो हमारा ह्यूमन आई है उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, और हर एक स्ट्रक्चर का जितने पार्ट्स हैं हमारे ह्यूमन आई में उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण को, यानी कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को। ठीक है बेटा, ये भी हमारे केमिस्ट्री का चैप्टर है। जिसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नियंत्रण एवं समन्वय को, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। आफ्टर दैट बेटा हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिस्कस करने के बाद बेसिकली मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी चैप्टर नंबर 8, यानी कि धातु एवं अधातुओं को, यानी कि मेटल एवं नॉन मेटल्स को। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जीवों में जनन कैसे होता है, कि यानी कि कोई भी जीव जो है इस यूनिवर्स में, कोई भी जीवित जीव, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो किस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं, इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आफ्टर डेट हम डिस्कस करेंगे कार्बन एवं उसके यौगिकों को, यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को। उसके बाद हम डिस्कस करें अनुवांशिकता, यानी कि हेरिडिटी को, कि एक्चुअली में पेरेंट्स से कुछ गुण बच्चों में किस प्रकार से आते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि हम हमारे पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कोई भी अगर पर्सन आता है तो देख करके बताता है कि उनको पता चलता है कि बातें होती ना इस तरह से कि फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, किस तरीके से नैन नक्श हमारे किस तरीके से हैं। तो ये एक्चुअली में हेरिडिटी है, क्योंकि हमें हमारे पेरेंट्स से जो जीन ट्रांसफर होते हैं फादर या मदर से, तो उसकी वजह से ये जो हेरिडिटी कैरेक्टर है वो उनके ऑफस्प्रिंग्स यानी कि बच्चों में आते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में बेटा ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। और हमारा लास्ट चैप्टर होगा हमारे पर्यावरण, यानी कि आवर इन्वायरमेंट को। आवर इन्वायरमेंट चैप्टर में बेसिकली बेटा हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन कॉज होता है, हम उस चीज को, उस पॉल्यूशन को क्योर करने के लिए कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स यूज कर सकते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है,
ये सारी चीजें किस तरह से हमें डील करनी है, किस तरह से इन सब चीजों को कम करना है। तो ये बेसिकली हमारे पर्यावरण यानी कि अवर एनवायरमेंट चैप्टर में ये सारी चीजें मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर को, जिसका की नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली में अभिक्रियाओं से पहले हम ये जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। जब भी हमें रासायनिक परिवर्तन समझ में आएगा तब हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, और उन अभिक्रियाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन से समीकरण यानी कि रासायनिक समीकरणों का उपयोग करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट स्टार्टेड विथ रासायनिक परिवर्तन, कि एक्चुअली में रासायनिक परिवर्तन क्या है। देखो बेटा अगर आप थोड़ा सा सोचते हैं हम, तो लोअर क्लासेस में हम लोगों ने अच्छे से जाना था किनके बारे में, हमारी जो इससे पहले प्रीवियस क्लासेस रही, चाहे तो मैं आपसे बात करूं 7th क्लास या 8th क्लास, तो वहां पे आपने जो चीज पढ़ी है, ठीक है ना, एक काम करते हैं हम हमेशा कोशिश करते हैं बैक टू बेसिक्स टर्म को यूज करने का। ठीक है, बैक टू बेसिक्स से मतलब ये है कि आपको जो चीजें आपको पहले से पता है, ठीक है ना, उन चीजों को जान के समझ कर, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत सारी चीजें जान करके यहाँ तक पहुंचे हो, तो उन चीजों को डिस्कस करके उसमें बहुत सारी चीजें एड ऑन करके हमें क्या करना है, अपने ज्ञान को और ज्यादा बढ़ाना है। ठीक है, अब एक बात करती हूँ मैं आपसे, जैसे कि आपको भौतिक परिवर्तन के बारे में पहले से पता हुआ है, ठीक है ना, हम सभी जानते हैं, आपने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा हुआ है, दैट इज फिजिकल चेंज। अब एक बात बताओ आप मेरे को, जब हम फिजिकल चेंजेस के बारे में जानते ही हैं, ठीक है ना, तो फिजिकल चेंजेस से मतलब बेटा क्या है, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अब ये जो भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, ये किस तरह से रासायनिक परिवर्तन से अलग है। ये आपके मन में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए था कि अगर भौतिक परिवर्तन है ही तो रासायनिक परिवर्तन की क्या आवश्यकता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एक्चुअली में दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो बेटा फिजिकल चेंजेस यानी कि भौतिक परिवर्तनों से मतलब होता है बेसिकली अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। जैसे मैं सिंपल सी आपसे बात करूं कि कागज का एक बड़ा टुकड़ा था, ठीक है, अब मैं अगर आपसे बात करूं, मान लीजिए मैंने इस कागज के बड़े टुकड़े को, एक बड़ा पीस था, इसको एक नाइफ की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक, अब एक बात बताओ, जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो ये जो परिवर्तन हो रहा है बेसिकली ये किस में परिवर्तन हो रहा है, ये साइज में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना, साइज में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि एक बात बताइए आप मुझे, बड़ा कागज का टुकड़ा हो या छोटे कागज का टुकड़ा हो, लेकिन एक्चुअली में दोनों की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो तो बेटा बिल्कुल सिमिलर होंगी ना, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। जैसे कि बड़े कागज के टुकड़े की जो प्रॉपर्टीज होंगी बिल्कुल सेम वे छोटे कागज के टुकड़े की भी प्रॉपर्टीज होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसमें चेंज हो रहा है, उसके शेप में भी चेंज बोल सकते हैं, साइज में भी चेंज बोल सकते हैं। बड़े साइज का टुकड़ा छोटे साइज के टुकड़े में परिवर्तित हो गया, तो ये क्या है, शेप एंड साइज में चेंजेस है। अब यहाँ पे एक बात आपको और समझनी, तो ये तो हो गया भौतिक परिवर्तन। ठीक, अब इसी के बजाय, ठीक, ये जो था ये एक पेपर का पीस था, बड़े पेपर के पीस को छोटे पेपर के टुकड़े में तोड़ना, ठीक है ना, ये तो हो गया बेटा आपका क्या, फिजिकल चेंज। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन अगर इसी के बजाय सेम यही पेपर के पीस को, ठीक है बेटा, सेम ये एक सिंपल से एग्जांपल से मैं चाहती हूँ कि आप रिलेट कर पाओ चीजों को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें चीजों को रिलेट करना है, ठीक है ना, बड़े इंटरेस्ट के साथ चीजों को समझना, और सच में बहुत चीजें आसान है। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी और आगे आगे हम धीरे धीरे चलते चलेंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। अब यहाँ पे एक बात बताओ, पेपर पीस था, वो पेपर पीस को जब कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आ रहा है, जो गुण थे वैसे की वैसे ही हैं, तो ये है भौतिक परिवर्तन। लेकिन इसी के बजाय मैं इस पेपर पीस को क्या कर दूं, बर्न कर दूं, जला दूं, तो जलाने के बाद इसमें से जो गैसेस का इवोल्यूशन होगा, देखो भाई एक तो ये होगा हीट का इवोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। दूसरी बेटा चीज क्या होगी, गैसेस का इवोल्यूशन होगा, बहुत सारी गैसेस भी निकलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें। साथ ही साथ बेटा क्या होगा, ऐश का फॉर्मेशन होगा, राख का निर्माण होगा। अब यहाँ पे निकलने वाली हीट, गैस और साथ ही साथ इवॉल्व होने वाली, उत्सर्जन होने वाली गैसेस और ऐश यानी कि जो राख का निर्माण है,
ये सारे के सारे क्या है, ये केमिकल चेंजेस। अब ये केमिकल चेंजेस क्यों है? क्योंकि एक बात बताओ, जो गैसेस का फॉर्मेशन हो रहा है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है पेपर के पीस से। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि पेपर के पीस जो है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है, ठीक है। वो किस फॉर्म में, आप ये भी कह सकते हो वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है ना। जबकि गैसेस क्या है, ये गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। इवॉल्व होने वाली गैसेस क्या है, वो गैसियस फॉर्म में है। जो एश फॉर्मेशन हो रहा है वो भी बिल्कुल अलग है। तो इस तरह का जो परिवर्तन है ये है हमारे रासायनिक परिवर्तन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो नए पदार्थ बनते हैं। आप मिला के देख लो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपसे एक बात बताऊं, अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, सपोज डेट मैंने आपसे बात किया कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, बहुत बेसिक से एग्जांपल की हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस में बेसिकली बेटा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की प्रेजेंस में क्लोरोफिल तो होता ही है प्लांट्स में, ठीक है ना, ग्रीन पिगमेंट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अच्छा यहाँ पे स्टेट भी लिख देते बेटा, वाटर किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस फॉर्म में होगा। एक्वस से मतलब आप समझते हो बेटा, एक्चुअली में एक्वस यानी कि AQUEOUS मीन्स जब कोई चीज को वाटर में डिसॉल्व करते हैं यानी कि वाटर में वो डिसॉल्व स्टेट में होती है तो हम क्या बोलते हैं, वहां पे हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे एक्वस फॉर्म से, ठीक है। अब यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ बेटा जब रिएक्ट करते हैं तो एक्चुअली में ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6, ठीक है। क्या बनाते हैं बेटा, ग्लूकोज बनाते हैं। अब एक बात को आपको समझना है, ग्लूकोज जो है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। इन्होंने आपस में रिएक्ट किया किसके प्रेजेंस में, सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बेटा क्या है, आप सबको पता है क्लोरोफिल क्या होता है, एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट किसमें पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अब ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में यानी कि क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, आपस में क्या करते हैं, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे एक बात और बहुत ध्यान से समझना, साथ ही साथ बेटा यहाँ पे जो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज भी आपका बेसिकली एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है। ग्लूकोज भी बेटा आपका किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में। एक्वस का मतलब मैं फिर से आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि जो चीज एक्चुअल में डिसॉल्व नहीं है बट पानी में घोलने पे डिसॉल्व स्टेट में आ जाती है तो वो जो होती है वो एक्वस स्टेट कहलाती है, क्योंकि एक्वस का मतलब ही होता है बेटा पानी, ठीक है। अब एक बात समझना, साथ ही साथ क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन तो होता ही होता है और ऑक्सीजन गैस भी निकलती है, तभी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन गैस निकलते हैं। ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी फॉर अस, हमारे लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना ऑक्सीजन का। अब यहाँ पे मेरा जो मोटिव है आपको इस रिएक्शन से समझाने का वो ये है कि एक्चुअली में बेटा ये दोनों चीजें क्या है, ये दोनों चीजें अभिकारक है। क्या है, अभिकारक है। क्यों अभिकारक है, क्योंकि ये आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बना रहे हैं और वो उत्पाद क्या है, आपका ग्लूकोज है, ठीक है। देखो बेटा पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरह से पेपर को लिया, चाकू से काट दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया पेपर। यानी कि पेपर बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो हमारा रेजिन वगैरह होता है प्लांट्स में, जो गम वगैरह निकलता है ना उसी से तो पेपर बनता है ना, ठीक है। एक्चुअली प्लांट प्रोडक्ट से ही पेपर तैयार किया जाता है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि वहां पे केवल शेप और साइज का चेंज हो रहा था, जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल नहीं चेंज हो रही थी, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा था, ठीक, सिर्फ और सिर्फ शेप चेंज हुआ, साइज चेंज हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यहाँ पे जब मैंने उसी पेपर को बर्न किया था तो क्या हुआ, एमिशन ऑफ हीट हुआ था, एमिशन ऑफ गैसेस हुआ था, साथ ही साथ क्या हुआ था, ऐश का फॉर्मेशन, राख बनी थी, ठीक है ना। अब उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग थी हमारे किससे, पेपर से, ठीक है। अब एक बात बताओ,
वो भी कैसी रिएक्शन थी, वो भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया थी, केमिकल रिएक्शन थी। और प्रकाश संश्लेषण जो यहाँ पे प्रक्रिया हो रही है, जिसमें ये अभिकारक यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करके उत्पाद यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये भी किस प्रकार की है, ये भी आपकी कैसी है, ये भी एक प्रकार का आपका किस तरह की रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, चलो अब मेरी बात को फिर से समझना, ये भी क्या है, ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। अब जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो फॉर श्योर एक बात होती है कि नया प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो बेटा कि ग्लूकोज बिल्कुल एक न्यू प्रोडक्ट है, जो सिंथेसाइज किससे हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से, लेकिन बनने वाला ये प्रोडक्ट बिल्कुल नया है। इसकी प्रॉपर्टीज, इसके गुण धर्म बिल्कुल अलग हैं, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, कैसा हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ऑफ कोर्स रासायनिक अभिक्रिया की वजह से हो रहा है। तो आई होप अब आप मेरी बात समझ पाए होंगे कि ये जो डेफिनेशन लिखी गई है कि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पुराने पदार्थों से नए दूसरे गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है। तो आई होप अब आप इसको अच्छे से जस्टिफाई कर पा रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब मैं एक बात और आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, ना सिर्फ ये बल्कि डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मैं एक बात करूं कि अगर सिंपल से कोई आयरन का आर्टिकल है, हम उसको बाहर छोड़ देते हैं, तो वो आयरन आर्टिकल्स अगर बाई चांस की बात है रेनी सीजन है तो बहुत जल्दी, अदरवाइज वैसे भी, क्योंकि बेटा हमारे एयर में क्या प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। मॉइस्चर का मतलब क्या है, नमी प्रेजेंट होती है। वो नमी जो है, उस नमी की वजह से, उस मॉइस्चर की प्रेजेंस में जो आयरन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है। और एक्चुअली में ये जो फेरिक ऑक्साइड है, या हम कह सकते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बेटा, वो क्या होती है, रस्ट होती है, यानी कि जंग लगना कहते हैं इसी को हम। और अगर प्रिसाइज लैंग्वेज में बोले तो बेटा उसको हिंदी में संचारण कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, जो किस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हुआ, जब आयरन ने इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होगी कि जब कभी भी दो या दो से अधिक पदार्थ, जिनको कि हम अभिकारक कहते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद का फॉर्मेशन करते हैं, वो ये जो पूरा प्रोसेस है रिएक्शन करके उत्पाद का बनना यानी कि प्रोडक्ट का बनना, डेट इज ऑल रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। और जब कभी भी केमिकल रिएक्शन हो जाएगी तो फॉर श्योर वहां कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन जरूर होने वाला है। जैसे कि आप ही बताओ, अच्छा खासा ग्रेश कलर का हमारा आयरन का आर्टिकल आता है, अगर हम उसे पेंट नहीं करते हैं तो हम देखते हैं उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, यानी कि लाल भूरे रंग की कवरिंग चढ़ जाती है, किसकी, बिल्कुल सही, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की। कैसा है, ये रासायनिक परिवर्तन है। सेम डेट अगर हम बहुत सारे और एग्जाम्पल भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस एग्जाम्पल को, डेट इज डाइजेशन यानी कि पाचन। देखो बेटा, पाचन कैसी प्रक्रिया है, जब हम भोजन को मुख में लेते हैं तो मुख से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। और होता क्या है एक्चुअली में, जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हैं, क्या है, जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हैं, वो क्या होते हैं, वो ब्रेक डाउन होकर के सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल्स में, किसमें, सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है उनका, किसमें हो जाता है बेटा, सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। वो सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल्स बेटा क्या होगा, ग्लूकोज होगा। ठीक है, और आपको पता है इसी ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, अभी बोलोगे मैम ऑक्सीडेशन क्या होता है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, इसी क्लास में हम आगे चल करके पढ़ेंगे बेसिकली इसी चैप्टर में कि ऑक्सीडेशन क्या है। अभी के लिए बस आप इतना जान लो कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से फर्दर एनर्जी निकलती है और ऊर्जा मिलती है हमें, और वही ऊर्जा हमारे शरीर में बहुत सारे कार्यों के रूप में कार्य करने के लिए उपयोग की जाती है। तो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स का सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल यानी कि ग्लूकोज में फॉर्मेशन होना भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं सॉरिंग ऑफ मिल्क। अगर हम मिल्क को लेके आते हैं और काफी देर तक बाहर के रख देते हैं तो हम देखते हैं अगर उसको बॉईल नहीं करके रखा तो जनरली इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, वो थोड़ा सा खट्टा सा हो जाता है, उसमें स्मेल भी बुरी सी आने लगती है। क्यों, क्योंकि वहां पे भी क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं।
तो यहाँ पे सॉरिंग ऑफ मिल्क भी क्या है बेटा, केमिकल चेंज है। एक्सप्लोडिंग ऑफ फायरवर्क्स, जब पटाखों को हम जलाते हैं तो क्या होता है, सबको पता है, लॉट्स ऑफ हीट, बहुत सारे डेजलिंग लाइट निकलती है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ये भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, क्योंकि प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है, साथ में बहुत सारी गैसेस का इवॉल्व हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। और ये सारी की सारी किस चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारे केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कुकिंग एंड एग की। जब कभी भी हम अंडे को पकाते हैं, खासतौर पर ऑमलेट के टाइम पे, बिल्कुल सही, तो देखा है ना अंदर का पल्प कैसा होता है, पहले तो लिक्विड ही सा होता है। जब भी हम उसको गर्म तवे पे पोर करते हैं तो आप क्या देखते हो कि बेसिकली वो सॉलिडिफाई हो गया। अब यहाँ पे बोलोगे मैम स्टेट ही तो चेंज हुई है, बिल्कुल, लेकिन एक्चुअली में स्टेट चेंज होने के साथ साथ यहाँ पे प्रॉपर्टी भी चेंज हुई है। वो जो लिक्विड स्टेट की चीज है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगी। तो डेट इज, ये भी क्या है, कुकिंग एंड एग भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। फोटोसिंथेसिस के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिटेल में देख ही लिया था कि फोटोसिंथेसिस में बेसिकली क्या होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में तो हमने देख ही लिया था कि किस तरह से रॉ मटेरियल से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और ये जो ग्लूकोज है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है हमारी सारी चीजों से, यानी कि जिन चीजों से मिलकर के बन रही है, जिन अभिकारकों से बन रही है, उनसे टोटली डिफरेंट है। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अब हम बात करते हैं और डिफरेंट एग्जांपल्स की, यानी कि बर्निंग ऑफ वुड की, रॉटनिंग ऑफ फ्रूट की, यानी कि किस तरह से फल पक के खराब हो जाते हैं अगर उन्हें बहुत दिन तक ठीक से ना रखा जाए, बेकिंग का केक की, रस्टिंग मेटल की, मेटल की रस्टिंग को भी हमने डिस्कस किया था। बेकिंग का केक में क्या होता है, रिएक्शन होती है, तो बेटा फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। फर्मेंटेशन को हम किंडवन भी कहते हैं हिंदी में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो बेकिंग का केक की अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो ये जो प्रोसेस है बेटा ये क्या है, ये होता है फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होगा बेटा, आपका एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दैट इज CO2 गैस। और इसकी वजह से ही क्या होता है, जब यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है बच्चा, तो डो हो जाता है फ्लफी एंड सॉफ्ट। और इसकी वजह से क्या होता है, अच्छे से जो हमारे बेकिंग प्रोडक्ट्स है लाइक केक, मफिन्स, कुकीज अच्छी बनती हैं। ठीक है, और बढ़िया से टेस्ट भी आता है, क्योंकि जब ये गैस निकलेगी तो ये चीजों को क्या करेगी, उसके वॉल्यूम को बढ़ाएगी, डो को सॉफ्ट करेगी, और साथ ही साथ क्या होगा, वो स्पॉन्जी सा क्रिएट हो जाएगा उसमें। ठीक है ना, स्ट्रक्चर। तो ये फर्मेंटेशन किंडवन प्रोसेस जो है, बेकिंग का केक जिसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। रस्टिंग का मेटल तो आप जान ही गए, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था क्या, कि यहाँ पे होता है फेरिक ऑक्साइड का निर्माण। फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, रस्ट होता है। इसको हम कह सकते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं बेसिकली। यूजिंग अ बैटरी, बैटरी का इस्तेमाल जो है वो भी केमिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि जब भी बैटरी को चार्ज करते थे यहाँ आयंस फॉर्मेशन होता है। अब ये जो है ये भी प्रोसेस कैसा होता है, ये आपका एक तरह का केमिकल चेंज है। क्यों है केमिकल चेंज, क्योंकि देयर मस्ट बी अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, क्योंकि वहां जरूर ना जरूर किसी न किसी प्रकार की केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जिसके फलस्वरूप आपको ये सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। आई होप आप सभी बच्चे मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं, चलो मोटे मोटे तौर पे बात करते हैं, तो हमने ये देखा, क्या देखा, कि एक्चुअली में बनने वाले प्रोडक्ट का नेचर और आइडेंटिटी दोनों चेंज हो जाती है। ना सिर्फ नेचर चेंज होता है बल्कि आइडेंटिटी भी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। चलो भाई आगे चलते हैं, जो बात इतनी देर से हमने डिस्कस की वही अब फिर से देखते हैं कि जब कभी भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हुई ही होगी, क्योंकि बिना रासायनिक अभिक्रिया के कभी भी रासायनिक परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। और रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं, एक तरह के परमानेंट चेंजेस होते हैं। सपोज मैं आपसे ये बात बोलूं कि फोटोसिंथेसिस के बाद ग्लूकोज बन गया, तो क्या ग्लूकोज से वापस से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन सकता है? ठीक है ना, मतलब कहने का ये कि ब्रेक डाउन हो भी, लेकिन हम इस प्रोसेस को पलट नहीं सकते। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो केक है, जो डो तैयार हुआ था,
फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद में वो वापस से, अगर मैं चाहूंगी नहीं अभी मेरा मूड चेंज हो गया, नहीं बनाना केक, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो केक वापस से रॉ पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाए? बिल्कुल भी नहीं। ये चेंजेस कैसे होते हैं? ये परमानेंट चेंजेस होते हैं। इसके बजाय जो हम पहले से जानते थे, जो हमने पहले पिछली क्लासेस में पढ़ के आए थे, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस, दे आर टेम्परेरी। क्योंकि आप ही बताओ ना, अगर हम बर्फ को पानी से, सॉरी, बर्फ को फ्रिज से बाहर निकाल के रख दे, पानी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर उस पानी को वापस से फ्रीजर में डाल दी तो वापस से बर्फ में चेंज हो जाता है। तो भौतिक परिवर्तन जो है बेसिकली वो रिवर्सिबल है, बट केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, यानी कि अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय का मतलब इरिवर्सिबल है, इनको हम वापस से चेंज नहीं कर सकते, इनको उनके रॉ मटेरियल से वापस से नहीं, एक बार हो गया तो हो गया, दैट इज परमानेंट। ओके, चलिए अब और आगे बात करते हैं, कुछ कुछ नए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बात करती हूँ, जब कभी भी हम मैग्नीशियम रिबन, अब सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज मैग्नीशियम रिबन। एक्चुअली में मैग्नीशियम इज अ मेटल। मैग्नीशियम बेटा क्या है? एक मेटल है, ठीक है भाई। अब इस मेटल के एक हम बहुत छोटे से टुकड़े को, बहुत ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे, अगर हम इस मेटल के बहुत छोटे से टुकड़े को क्या करते हैं? बर्न करते हैं। जब बर्न करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब बोलोगे, आपके मन में आएगा कि मैम मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बन गया? बर्न तो हम मैग्नीशियम को कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आ गया? तो बेटा एक चीज याद रखना, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबशन का मतलब बेटा होता है दहन करना। किसी भी चीज को, जब कोई भी चीज बर्न होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हम उस प्रोसेस को कंबशन यानी कि दहन कहते हैं। वो केवल और केवल पॉसिबल तब है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। बिना ऑक्सीजन के तो कोई भी चीज जल ही नहीं सकती है। बिल्कुल सही सुना आपने। तो अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम तो भाई एक सॉलिड स्टेट में है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अलग से ऑक्सीजन नहीं लानी पड़ती बेटा, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ऑक्सीजन है। जब हम इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाया बच्चा? इसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि MgO। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, क्या समझना है आपको? देखो बेटा, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये भी सॉलिड स्टेट में है। गेटिंग माय पॉइंट? ऑक्सीजन तो चलो आपको पता ही है कि ये किस फॉर्म में होगा? गैसियस स्टेट में होगा, ठीक है। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, एक्चुअली में ये क्या होता है? ये एक व्हाइट कलर का पाउडरी स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बेटा? व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है। सफेद पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कौन सा? हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि किन अभिकारकों की क्रिया के फलस्वरूप बना? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कारकों यानी कि अभिकारकों, रिएक्टेंट ने जब आपस में क्रिया की तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। लेकिन यहाँ पे जानने वाली बात एक है, क्या है भाई? वो बात ये है कि जब ये मैग्नीशियम बर्न करता है तो बहुत सारी डेजलिंग, वाइट डेजलिंग लाइट क्या होती है? इवॉल्व होती है, एमिशन होता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का गैसेस का इवोल्यूशन हो रहा है। ये एक प्रकार का क्या है आपका? ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि चलो इस रिएक्शन को कर देते हैं बैलेंस। हालांकि प्रॉपर बैलेंसिंग मैं आपको इसके नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी, वहां पे हम और डिटेल में जानेंगे। बट अभी के लिए बात करते हैं, अगर हम 2 Mg की रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 लेते हैं, तो ये आपस में रिएक्ट करके 2 MgO बनाएंगे। ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। जब हम जिंक के दानों को, ठीक है, अब यहाँ पे बेटा क्या किया? हमने एक बीकर लिया, ठीक है, उस बीकर में हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया। जब उस बीकर में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेकर उसमें हमने जिंक के कुछ छोटे छोटे टुकड़े डाले। जब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो जिंक है वो H2SO4 से रिएक्ट करके क्या बना रही है? ZnSO4, यानी कि जिंक सल्फेट, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस। अब ये जो जिंक सल्फेट है ये बेटा कुछ और नहीं, ये होता है व्हाइट विट्रियोल। व्हाइट विट्रियोल से मतलब क्या होता है? सफेद विट्रियोल, यानी कि व्हाइट कलर लाइक प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसको कि बोलते हैं जिंक सल्फेट। अब एक बात बताऊं, जिंक की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होंगी जिंक सल्फेट से, ऑफ कोर्स बेटा।
जिंक सल्फेट तो एक प्रकार का आपका सॉल्ट है जो कि व्हाइट कलर का है, लेकिन जिंक एक मेटल है, इसकी अलग प्रॉपर्टीज होंगी। H2SO4 आपका क्या है, ये एक एसिड है, इसकी अलग प्रॉपर्टीज होंगी। साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस भी बनेगी, तो ये भी एक प्रकार की कैसी है, ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, और जिसके फलस्वरूप क्या चेंज देखने को मिला कि अच्छा खासा क्या सोल्यूशन तैयार हो गया, व्हाइट विट्रियोल का सोल्यूशन तैयार हो गया। कब, जब जिंक ने H2SO4 के साथ कर लिया रिएक्ट, और साथ ही साथ क्या निकली, हाइड्रोजन गैस भी। बेटा इन पॉइंटर्स को कभी नहीं भूलना, क्या कि जब कभी भी कोई मेटल जो है वो एसिड के साथ में रिएक्ट करती है तो वो हमेशा ही हमेशा एक सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती ही होती है। तो इस चीज को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्या, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड देयर इज अ एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस टेक्स प्लेस। जब कभी भी कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वहां पे हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन बेटा होता ही होता है। चलो अब आगे की ओर चलते हैं। इस पॉइंट को कभी भी आपको भूलना नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आपको नोट करते ही करते चलने हैं। हम बात करते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल की, कि जब कभी बेटा लेड नाइट्रेट रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ में तो क्या होता है, अब यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, अदला बदली हो रही है, ठीक है ना। अब इस केस में बेटा क्या होता है, इंडिविजुअली तो लेड नाइट्रेट का अपना कोई कलर नहीं होता है, पोटेशियम आयोडाइड का भी अपना कोई कलर नहीं होता है, लेकिन जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं और लेड आयोडाइड बनता है तो लेड आयोडाइड जो है PbI2 है बेटा, इसका येलो प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है, येलो प्रेसिपिटेट बनता है। क्लियर हुई बात सभी को। ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि आप देख सकते हो कि लेड नाइट्रेट की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग, पोटेशियम आयोडाइड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग। और क्योंकि एक तो ऐसे ही देख लो, सिंपल से देख लो, दोनों ही टेस्ट ट्यूब में कलरलेस है, लेकिन जब इन्होंने आपस में रिएक्ट कर लिया, पोटेशियम नाइट्रेट बना लिया, तो वो येलो कलर का सब्सटेंस है, यानी कि पीला अवक्षेप है। आई होप गेटिंग माई पॉइंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है ना सभी बच्चों को। तो यहाँ पे लेड आयोडाइड कैसा है, ये हमारा येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं हम। हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स की मदद से क्या समझा, हमने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो आपके साथ डिस्कस किए, वहां पे हमने एक चीज समझी कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी तो ही रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। जैसे कभी आपको अवस्था में परिवर्तन, तो कभी रंग में परिवर्तन, तो कभी गैसेस का निकलना, तो कभी कभी तापमान में परिवर्तन, ये सारी के सारे आपको चेंजेस दिखाई दे सकते हैं। ये एक कई सारे चेंजेस एक ही प्रकार की अभिक्रिया में भी हो सकते हैं, या अलग अलग किसी किसी अभिक्रिया में भी ये चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बट फॉर श्योर इतना जरूर होगा कि जब कभी बेटा रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी तो इस तरह के परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाले ही हैं। चलिए अब बात करते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जब ये रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करके जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उस प्रोडक्ट को फॉर्म होने की वजह से हम इसे बोलेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तभी किसी नए उत्पाद का निर्माण हुआ है। और रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो वहां क्या हुआ होगा, बोलो बोलो, यस, रासायनिक परिवर्तन हुआ होगा। चलिए अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण की, केमिकल इक्वेशन। अब मन में क्वेश्चन आएगा, मैम एक फंडा तो क्लियर है, रासायनिक परिवर्तन समझ गए, रासायनिक अभिक्रिया भी समझ गए, अब ये रासायनिक समीकरण क्या है भाई, क्या जरूरत है। देखो बेटा, एक्चुअली में क्या होता है, जब रिएक्शंस छोटी छोटी होती हैं तब तो चलो कोई बात नहीं, दो प्रोडक्ट है या दो से ज्यादा, दो या तीन है, और आपस में अभिक्रिया करके कोई प्रोडक्ट बना रहे, ठीक है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स हैं, आपस में अभिक्रिया के प्रोडक्ट बना रहे। लेकिन जब कभी होता है बहुत बड़ी बड़ी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिन्हें बहुत सारे अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, तब उन रिएक्शंस को लिखने में पूरा प्रॉपर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर हम उसके ही बजाय रिएक्शंस को इस तरह से सिंबल्स में रिप्रेजेंट करने लगे तो क्या होगा, एक तो हमारे टाइम की बचत होगी, शॉर्टर इन नेम्स होंगे, भाई ऑब्वियस सी बात है, चीजों को आप सिंबल्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो आपको बहुत सारी चीजों में देखने को मिलने वाला है अंतर। क्या, एक तो शॉर्टर इन नेम्स होंगे, ये सारी चीजें क्या होंगे,
जब भी हम किसी भी चीज को रासायनिक समीकरण के फॉर्म में लिखते हैं तो उसके कुछ एडवांटेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्टन नेम, ठीक है। आप क्या करोगे भाई, चीजें कैसी हो जाएंगी जब आप उनको सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो वो क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, ठीक है। इजी हो जाएगा आपके लिए उनके बारे में लिखना, ठीक है। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, इजियर टू राइट। अब इस चीज को मैं अभी प्रूव भी करती हूँ आपको, ठीक है। इजियर टू राइट हो जाएगा, उनको लिखना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप ये कह सकते हो बैलेंसिंग इज इजी, क्योंकि केमिकल इक्वेशन में हमें बैलेंस भी तो करना होता है ना। केमिकल इक्वेशंस को, रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करना होता है, बैलेंसिंग भी करनी होती है, तो बैलेंसिंग इज इजी। तो ये सारे एडवांटेज है, ठीक है, रासायनिक समीकरण के लिए। अदरवाइज जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप मेरे साथ डिस्कस करो, यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो मैं क्या पूरा पूरा प्रॉपर लिखूं तो मैं लिखूंगी कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया की। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, अभिक्रिया की, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है बेटा। अब देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आप एक बात बताओ, ये प्रोसेस जो है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जबकि जब हम चीजों को, अभिकारकों को उनके सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो चीज जो है वो टाइम की बचत होती है, इजियर टू राइट होता है। चीजों को आप शॉर्टर नेम्स में लिख सकते हो और साथ ही साथ फिर उनकी बैलेंसिंग करना भी काफी ज्यादा इजी हो जाता है। आई बात समझ में। अदरवाइज तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा पूरा प्रॉपर प्रॉपर कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। अदरवाइज आप सिंपल जैसे इस फॉर्म में लिखा है वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बात तो हुई रासायनिक समीकरण के बारे में। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं आपसे कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना, आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से किसमें रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो मोटे मोटे तौर पे सोचो, मैंने क्या याद कराया था, जल्दी याद करो कि आइडेंटिटी चेंज, नेचर चेंज। क्या जब हम गैस सिलेंडर में कम दबाव पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण करते हैं तो क्या उसकी आइडेंटिटी और नेचर चेंज हो जाता है? बिल्कुल नहीं। अब एक बात बताओ, अगर गैस सिलेंडर में क्या भरा होगा, ऑब्वियस सी बात गैस भरी होगी। अब वो गैस अगर लीक करने लगे तो भी आग पकड़ेगी, अदरवाइज वैसे भी लीक ना भी करे, आप उसके नोजल को खोल दोगे और वहां पे अगर कुछ ऐसा कुछ भी जो चीज से आग पकड़ सकती है तो आग पकड़ लेगी। कोई भी प्रॉब्लम हुई इसमें नहीं। आपको क्या समझ में आया कि नेचर और आइडेंटिटी जो है वो चेंज नहीं हुआ जब भी आपने गैस सिलेंडर में कम दबाव पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण किया। वायु का जब द्रवीकरण किया, लिक्विफिकेशन किया, तो यहाँ पे भी आपको रासायनिक परिवर्तन देखने को नहीं मिला, ठीक है। पेट्रोल को खुले में रख दिया तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। लेकिन जब उच्च तापमान पर हवा की स्थिति में प्रेजेंस में आपने कॉपर को गर्म किया ना बच्चा, तो ये तांबे के तार को गर्म करने से क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। और ये जो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है ये क्या है, ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को सूखी परख नली में गर्म किया जाता है तो क्या होता है। अब बेटा ध्यान देना, अगर हम बात करें लेड नाइट्रेट की यानी कि PbNO3 के होल ट्वाइस की, ठीक है ना, ये किस फॉर्म में होता है बेटा, एक्वस फॉर्म में होता है। ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, 2Ki, ठीक है। साथ ही साथ जब इसको सॉरी 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 बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे जब हम लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को, इन्होंने क्या पूछा है, सूखी प्रस्तली में तेजी से गर्म करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो चीज इसको, वो एक्चुअली में ऐसा एक और क्वेश्चन है, वो भी अभी आगे होगा, बट इस क्वेश्चन में क्या करना है, जब लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को हम बेटा गर्म करते हैं तो अब एक्चुअली में क्या होगा, वो चीज ध्यान देना है सभी को। जब आप इसको गर्म करोगे यानी कि हीट, ये बेटा किसका सिंबल होता है, हीट का सिंबल होता है। अब यहाँ पे मेरी एक बात आप समझना, जब ये आपने इसको हीट किया यानी कि गर्म किया तो ये बनता है PbO, क्या बना, लेड ऑक्साइड बना। एक्चुअली में ये जो बेटा लेड ऑक्साइड बनता है ये क्या होता है बेटा, ये लेड ऑक्साइड का पीला अवशेष बनता है। क्या बना, पीला अवशेष यानी कि येलो रेसिड्यू बना। साथ ही साथ मेरे बच्चों क्या बनता है, एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे बनती है आपकी NO2 गैस। क्या बनती है, NO2 गैस बनती है, जो एक्चुअली में बेटा NO2 गैस होती है, ये किस रंग की होती है, ये भूरे रंग की होती है,
किस रंग की होती है? भूरे रंग की गैस होती है। साथ ही साथ बेटा ऑक्सीजन गैस भी बनती है। साथ ही साथ बेटा क्या होता है? ऑक्सीजन गैस भी बनती है। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, हमने बोला कि जब लेड नाइट्रेट, यहाँ पे ध्यान देना, क्या, जब लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को गर्म किया जाता है, हीट प्रोड्यूस की प्रोवाइड की जाती है, तो लेड ऑक्साइड का क्या बना? पीला अवशेष बना। साथ ही साथ क्या बना? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की एक भूरे रंग की गैस बनी। और साथ ही साथ क्या हुआ? ऑक्सीजन गैस भी बनी। ऑक्सीजन गैस तो बेटा आप सबको पता ही है कलरलेस होती है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या ऑप्शन है। क्रिस्टल तुरंत ही पिघल जाते हैं, भूरा अवशेष बचता है, पीला अवशेष बनता है। देखो भूरे रंग की गैस बनती है, और गैस तुरंत का तुरंत इवॉल्व होती है, एमिट होती है। आप कभी भी गैस को रोक नहीं सकते। अगर गैस बनेगी तो फ्री स्टेट में है, वो इवॉल्व होगी, उड़ जाएगी। तो भूरे रंग की गैस बनती है, बट कोई अवशेष नहीं बचता है। अवशेष मीन्स जो चीज रेजिड्यू बचे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो गलत है। हाँ, बट अगर सी ऑप्शन में बात करें तो पीला अवशेष तो बचता है, जो कि लेड ऑक्साइड का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं क्या, एक पॉइंट और है यहाँ पे। साथ ही साथ क्या होता है? NO2 गैस बनती है, भूरे रंग की गैस बनती है, और ऑक्सीजन गैस भी बनती है। तो उस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी करेक्ट आंसर होगा, वो होगा बेटा सी। तो आंसर होगा बेटा सी, यानी कि पीला अवशेष, ध्यान देना है सभी को, पीला अवशेष बचता है। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर चलते हैं बेटा। जब जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब एक्चुअली में जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक ने क्या किया? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। जब डिस्प्लेस किया तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है बेटा, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है, जिसके अंतर्गत जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन में से क्या कर देती है? डिस्प्लेस कर देती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, डेट इज विस्थापन। ठीक है, चलिए अब बेटा चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जल के विद्युत अपघटन पे कौन सी गैस कैथोड पर मुक्त होती है? बेटा कैथोड हमारा कैसा होता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है। क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है। भूलना नहीं है कभी भी किसी को। अगर याद करना तो ऐसे याद कर सकते हो, आ से अच्छा यानी कि एनोड, और उसके बाद जो बच गया यानी कि वो कैथोड, यानी कि वो नेगेटिव। बुरे से मतलब नहीं, नेगेटिव टर्मिनल से मतलब। अब बेटा एक बात को समझना, एक्चुअली में जो ये वाटर है जब ये डिसोशिएट होता है तो H प्लस प्लस OH नेगेटिव आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। अब कैथोड कैसा है? नेगेटिव टर्मिनल है, इसलिए जो H प्लस आयन है वो किस ओर मूव करता है? नेगेटिव टर्मिनल की ओर। और वहां पे फिर क्या इवॉल्व होती है बेटा? इस वजह से वहां पे इवॉल्व होती है हाइड्रोजन गैस। तो वैद्युत अपघटन पे कैथोड पे कौन सी गैस बेटा इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन गैस। तो आंसर होगा हाइड्रोजन। आंसर ए, डेट इज H2। चलिए अब आगे की ओर बेटा बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या कहता है कि जब लौह चूर्ण पर डायलूट HCl डालते हैं तो क्या होगा? ठीक है ना। अब एक बात यहाँ पे समझो, बहुत इजी है बेटा। जब भी आयरन जो है वो किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। गेटिंग माय पॉइंट। अब ये जो सॉलिड स्टेट में है, ये 2HCl से जब रिएक्ट करेगी, और HCl भी कैसा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगी, तो ये बनाएगी FeCl2। क्या बनाएगी? FeCl2 यानी कि आयरन क्लोराइड बनाएगी। और साथ ही साथ बेटा हाइड्रोजन गैस का तो निकलना फॉर श्योर है ही है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी मेटल रिएक्ट करती है किसी एसिड के साथ, तो चाहे थोड़ी या ज्यादा मात्रा में, बट हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होती ही होती है। साथ में क्या बन रहा है? FeCl2 बन रहा है। क्या बन रहा है? FeCl2। इसको हम बोल सकते हैं आयरन क्लोराइड बन रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चा? ठीक है, क्लियर है सभी को? पक्का? यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है? तो हमें इस तरह से समझना है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है ना। आज के इस लेक्चर को आप अच्छे से समझो, फिर इसके बाद हर दिन रिवाइज भी करना जरूरी है। ठीक है, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं हो सकता है। ये जो आयरन क्लोराइड बेटा किस फॉर्म में बनेगा?
एक्वस फॉर्म में बनेगा। हाइड्रोजन के आगे ये एरो बताता है कि गैस इवॉल्व हो रही है। ये क्या है? ये एक प्रकार की बेटा गैस है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कंपोस्ट का बनना। जब हम कभी भी क्या करते हैं, छिकले फ्रूट्स वगैरह को क्या करते हैं, आप इकट्ठा करते जाते हो और उनको क्या करते हो, किसी मिट्टी में जाके मिला देते हो, तो वहां पे तैयार होती है खाद। बिल्कुल वो ऑर्गेनिक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रोसेस है बेटा, ये होता है ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक। क्या होता है बेटा? ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा मैम कि जनरली ये तो हमने किया है हमारे गार्डन वगैरह में, जो इस तरह के सब्जियों के चिकले, फ्रूट्स के चिकले, इनको जाके हम डंप कर देते हैं, बट वहां पे हमें कोई हीट इवॉल्व होते कभी दिखते नहीं। बिल्कुल सही हुआ, बट एक्चुअली में वो ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ऐसा आपको दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि बेटा जो इवॉल्व होने वाली गैस है यानी कि जो एमिशन ऑफ गैसेस है वो बहुत थोड़ा सा, बहुत कम मात्रा में निकलती है, इसलिए वो हमें फील नहीं होती। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है। एक्चुअली में जो चूने का पानी है वो दूधिया हो जाता है। किसकी वजह से होता है ऐसा बेटा? क्योंकि जब कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड को आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, चूने का पानी का मतलब बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या करोगे, पोर करोगे, किस गैस को? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है बेटा? एक्चुअली में वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाने की वजह से वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसकी वजह से जो वाटर है वो कैसा हो जाता है, मिल्किश हो जाता है। तो यहाँ पे फॉर्म होता है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट, डेट इज CaCO3। गेटिंग माई पॉइंट? क्या बनता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और क्या होता है, ये एक प्रकार का प्रेसिपिटेट है। ये नीचे एरो दिखाता है कि ये चीज सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ अब ये यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट तो बनता ही बनता है, और बेटा वाटर का भी फॉर्मेशन होता है, लिक्विड फॉर्म में होती है ना वाटर। ठीक है, तब इसकी वजह से क्या होता है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है तो चूने के पानी का रंग जो होता है वो मिल्किश यानी कि दूधिया हो जाता है। एक्चुअली में क्योंकि ये होता कैसा प्रेसिपिटेट है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, इस वजह से। तो बेटा आंसर होगा आपका सी, डेट इज चूने का पानी दूधिया यानी कि बच्चा हमारा मिल्किश हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। चलो आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इस तरह से हमने सारी चीजों को खत्म किया है। अब आपके साथ मिलूंगी मैं, आपकी साइंस टीचर अर्पिता पांडे, नेक्स्ट क्लास में। वहां पे हम इस चैप्टर के और भी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके साथ चलते चलते मुझे कोई एक बात आपके साथ शेयर करनी है। वो ये है कि जब भी कभी ऐसा हो कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इश्यू हो बेटा, ठीक है ना, कोई डाउट आए आपके मन में, कोई क्वेश्चन हो, उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, फिलो ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, क्योंकि आपके साथ विद इन 60 सेकेंड टीचर्स कनेक्ट हो जाएंगे। जब आप वहां पे अपना कोई भी डाउट पूछोगे, कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है ना, जब आप अपनी क्वेरी को वहां पे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो जो टीचर है वो कनेक्ट होके आपके साथ 60 सेकेंड्स में आपके डाउट को पूरी तरह से क्लियर करेंगे। ठीक है ना, अब इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपकी पढ़ाई कभी भी रुकेगी नहीं। ठीक है, इससे क्या होगा, एक बात होती है ना कि जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, तो हमें ऐसे क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब इस तरह की आपके पास सुविधा है कि आप सिंपली क्या कर सकते हो, ट्यूटर के साथ कनेक्ट होते हो, 60 सेकेंड्स में आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से करनी है, और ऐसा आप हर सब्जेक्ट में अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। ठीक है, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।